Good morning, students. So we are doing chapter 5, the age of industrialization, and in this chapter now we will discuss the next topic. We have discussed about the two images, then we have discussed about the before age of industrial revolution, then we have discussed the pace of the industrialization. Now we will discuss in same thing pace of industrialization में आगे एक टॉपिक है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि द इंडस्ट्रियलिस्ट दे वर नॉट इंटरेस्टेड सो मच इन द मशीन्स। स्टीम इंजन जो था उसके फेवर में ज़्यादा वो नहीं थे। कारण क्या बताया था मैंने कि दे वर एक्सपेंसिव, और दूसरा क्या था कि उसके अंदर क्या है आपको लेबर है उसका स्किल होना भी जरूरी था। सो इसमें हम आगे पढ़ेंगे हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर मीन्स वी विल कंपेयर that how the industrialists they were giving more preference to the workers laborer in comparison of machines. So what is given in the beginning, industrialists initially were not much interested in mechanization होता machines, यानी स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट होते वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे किसके अंदर, मशीन्स का यूज करने का इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज ऑफ हाई वेज कॉस्ट यानी उनको इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी लेबर के अंदर, क्योंकि लेबर ऑलरेडी अवेलेबल था। लेबर वहाँ पे मजदूर थे वो काफ़ी अमाउंट में अवेलेबल थे, तो उनको उस लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। दे डिडेंट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स दैट गॉट रीड ऑफ ह्यूमन लेबर एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो ये नहीं चाहते थे, वो इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे मशीन्स को या इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो ह्यूमन लेबर को हटाकर उसकी जगह पे अगर आप मशीन्स का यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए उनको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। दे हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी, उनको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के फेवर में नहीं थे। इन इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड, फ्लक्चुएट का मतलब होता है कई बार इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, उतार चढ़ाव आना, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। विद द सीजन, आपको पता है सीजनल उस टाइम थी, कॉटन है आपको वो पता है साल में एक ही बार होता है, तो वो सीजनल था, इसलिए उसमें कहा गया कि इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन आपका सीजनल था तो वहाँ पे क्या था, इंडस्ट्रीज यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, हैंड लेबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। एम्प्लॉइंग वर्कर फॉर द सीजन, उनको क्या करना होता था, एक सीजन के लिए उनको हैंड लेबर जो वर्कर्स थे उनको काम में लगाना होता था, और रिमेनिंग सीजन में उनको क्या था उसकी उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो रिमेनिंग सीजन में क्या होता था, मशीन्स तो आपने ली है वो दैट विल बी रिमेन फॉर द होल टाइम, जो आपने मशीन्स ली है उसकी तो आपको रिपेयरिंग वर्क है और भी है, आपको पूरे साल करवाते रहना पड़ेगा। पर जो आप इंडस्ट्री के अंदर लेबर से काम करवा रहे हो वो तो आपके पर्टिकुलर सीजन में लेबर काम करेगा, उसके बाद में उनको आप घर भेज सकते हो, तो उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। मशीन्स पर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज गुड्स फॉर मास मार्केट। अब मशीन्स के अंदर क्या होता है, मशीन्स के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक सेम क्वालिटी का होगा, दैट विल बी ऑफ सेम क्वालिटी नॉट द डिफरेंट क्वालिटी। यानी मशीन्स के अंदर कोई भी आप चीज़ करोगे तो वो तो सेम चीज़ निकलेगी, उसमें को आपको डेकोरेशन है और चीज़ें अगर अलग अलग करनी है तो वो आपको बाद में करनी पड़ेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द मशीन्स। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा था वो क्या था, वो आपको सिर्फ क्या था कि एक ही क्वालिटी का था, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते थे। बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज अदर ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रीगेट डिज़ाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स। बट मार्केट के अंदर आपको पता है लोग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो उनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। तो कपड़ा भी आप देखते हो डिफरेंट वेराइटीज़ का उनको चाहिए, डिफरेंट कलर का चाहिए, डिफरेंट डिज़ाइन का चाहिए, तो वो सारी चीज़ें अगर आप मशीन्स के थ्रू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, दैट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, जो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए भी क्या था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मशीन्स को प्रेफरेंस कम दे रहे थे, क्योंकि उनको क्या करना पड़ रहा था, वेराइटीज़ देनी पड़ रही थी क्वालिटी के अंदर अपनी प्रोडक्ट के अंदर, तो उससे क्या हो रहा था कि वो मशीन्स के अंदर तो पॉसिबल था नहीं, इसलिए वो क्या करते थे, हैंड लेबर है या लेबरर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। अब उसके अंदर जो आपका क्वालिटी उसके डेकोरेशन है उसका डिज़ाइन बनाना, तो उसके लिए आपको क्या है ह्यूमन स्किल की ज़रूरत पड़ती थी। मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं कर पाती थी, मशीन से उसमें काम नहीं हो पाता था, तो इसलिए वो उस चीज़ को वो प्रेफरेंस देना बंद कर रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, वो हैंड लेबर को या ह्यूमन स्किल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू बी सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। और हैंडमेड प्रोडक्ट होता था उसमें क्या होता था, उसमें डिज़ाइन भी अच्छे मिलते थे, उसमें आपको एक पर्टिकुलरली अच्छे क्वालिटी का आपको मिलता था। दे वर बेटर फिनिश्ड इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइंड। अब उसके अंदर क्या था कि जो कपड़ा आप एग्जांपल ले सकते हो, उसकी फिनिशिंग अच्छी मिलती थी आपको बढ़िया तरीके से, और उसके अंदर क्या था, उसके डिज़ाइन भी बड़ी केयरफुली बनते थे। मशीन्स के अंदर तो कई बार क्या होता है डिज़ाइन में भी कोई गड़बड़ आ जाए तो उसके अंदर वो फिर ख़राब हो जाता है। मशीन मेड्स गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू देयर कॉलोनीज़। मशीन्स से जो चीज़ें बनती थी ना वो क्या करते थे, वो अपने जो उनके कॉलोनीज़ बनी हुई थी, जैसे ब्रिटेन की इंडिया कॉलोनी था, तो उन कॉलोनीज़ के अंदर वो क्या कर देते थे, उनको एक्सपोर्ट कर देते थे, ना कि वो उसको अपने
मार्केट के अंदर ले जाते हैं। अपनी मार्केट में तो वो किसको प्रेफरेंस देते थे, जो हैंड लेबर था उसी को प्रेफरेंस दे रही थी। अब है इसके बाद में लाइफ ऑफ द वर्कर्स। ये तो हमने डिस्कस किया कि जो लेबरर थे वो काम कैसे, इंडस्ट्रियलिस्ट किसको प्रेफरेंस दे रहे थे, मशीन्स को या लेबरर को। अब हम पढ़ेंगे कि जो वर्कर्स काम करते थे उनको, उनकी क्या कंडीशन थी उसमें। मैनी जॉब सीकर हैड टू वेट वीक्स स्पेंडिंग देयर नाइट्स अंडर ब्रिजेज एंड नाइट शेल्टर्स, सम स्टेड इन नाइट रिफ्यूजीज दैट वर सेट अप बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब आपको पता है कि एकदम जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके अंदर डिमांड बढ़ी तो लोग ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे आने लग गए, पर इतनी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं थी कि सारों को रोज़गार मिल जाए वहाँ पे। तो इसलिए जो लोग, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता था, जिनको इंडस्ट्रीज़ में जॉब नहीं मिलती थी, वो क्या करते थे, जॉब सीकर का मतलब होता है जॉब लेने के लिए जो इच्छुक हैं, उनको वेट करना पड़ता था काफ़ी हफ्तों तक। और इसके लिए वो क्या करते थे, अब उनके घर तो होता नहीं था वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पे जाएंगे, तो वो क्या करते थे, वहाँ पे जो ब्रिज पुल वगैरह बने होते थे उनके अंदर नाइट शेल्टर बना लेते थे उसके नीचे, या फिर वो क्या करते थे, जो बाहर टेंट वगैरह लगाकर उसमें नाइट रिफ्यूजीज के तौर पे उसमें रहने लग जाते थे। या कोई किसी पर्टिकुलर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था होती है, समाज सेवी संस्थाएं होती है, एनजीओ वगैरह काम करती है, उनके साथ में वो क्या करते थे, आपका वो जो कहीं पे कोई आपका शेल्टर बनाते थे उस एरिया में वो रहने लग जाते थे। अदर्स वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन्ड बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज़। और कुछ लोग जो बच जाते थे, वो जो सरकार ने कोई थोड़ा बहुत रहने के लिए जगह बनाई होती थी उसमें रहने लग जाते थे। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज मींट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट वर्क। अब सीजनल वर्क होता है, उसमें आपको पता है 6 महीने काम होगा, 6 महीने काम नहीं होगा। तो 6 महीने जो काम नहीं होगा उस टाइम वो क्या करते थे लोग, उनको क्या है, अपने घर पे जाना पड़ता था। आफ्टर द बिजी सीजन ओवर द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। यानी एक टाइम में तो क्या है, काफ़ी काम मिल गया, उस काम मिलने के बाद में क्या, उसके बाद में काम नहीं मिला, और काम नहीं मिला तो उस टाइम वो क्या करते थे, वो बेरोजगार हो जाते थे, गलियों में घूमते थे। दे आइदर रिटर्न टू द कंट्री साइड यहाँ पे विलेज का नाम है। इसका मतलब है कि जब काम नहीं है तो उनको या तो अपने गाँव में जाना पड़ता था, या फिर वो क्या करते थे, जो और जॉब्स मिले उनको अदर और जॉब्स का मतलब क्या होता है कि और अदर जॉब्स उनको मिल जाए जहाँ पे वो काम कर सके, वो करते थे। विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफिकल्ट टू फाइंड। जो मिड 19th सेंचुरी तक बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि इंडस्ट्रीज थी वो सीजनल थी, उनके अंदर काम करने के बाद में और कोई काम होता नहीं था। 19th सेंचुरी के बाद में जब और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ जिसमें पूरे साल काम चलता था, उसमें फिर क्या हुआ, पॉसिबल हुआ कि लोगों को दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रोजगार मिल जाए। अब तो जो इंडस्ट्रीज़ इसमें बताई जा रही है, उस टाइम तक तो क्या था, आपका इंडस्ट्रीज़ मोस्टली सीजनल थी, इसलिए लोगों को बेरोजगार ही रहना पड़ता था 6 महीने के लिए। एट द बेस्ट ऑफ टाइम टिल द मिड 19th सेंचुरी, यानी मिड 19th सेंचुरी का मतलब यानी 1850 तक, अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वर एक्सट्रीमली पुअर। यानी उस समय की बात की गई है, लंदन में, इंग्लैंड के अंदर क्या था कि 10% पॉपुलेशन जो अर्बन एरिया में रह रही थी वो पुअर थी, गरीब थी। विच वेंट टू अप टू द एनीथिंग बिटवीन 35 and 75% इन डिफरेंट रीजन्स। अब 10% तो एवरेज निकाली गई है, बट इफ़ यू विल फाइंड अबाउट एरिया वाइज तो उसमें आपकी कई जगह पे 35% भी थी, कहीं पे 75% भी थी। यानी जो पुअर्टी थी या पुअर थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे अर्बन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि लार्ज अमाउंट में लोग हैं वो रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों के अंदर आ गए थे, पर इतना एम्प्लॉयमेंट उस टाइम था नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा गरीबी वहाँ पे फैल गई। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी व्हेन द स्पाइनिंग जेनी ये है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनिंग जेनी, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द वुलन इंडस्ट्री। वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन द हैंड स्पिनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन्स। अब जो महिलाएं पहले अपने हाथ से या जो यूज करके काम करती थी, जैसे ये स्पाइनिंग जेनी आया तो इसलिए उन्होंने इसका विरोध करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा था कि उनके जो काम था वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। नेक्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस प्रकार कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपने कॉलोनीज़ के अंदर किया, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर किया। इंडिया के अंदर किस प्रकार वो उन्होंने कॉलोनीज़ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। जब तक मशीन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब तक सिल्क और कॉटन गुड्स जी वो इंडिया का डोमिनेट करता था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी सिल्क और कॉटन की। सिल्क रूट भी बना हुआ था चाइना से यूरोप तक, उसके अंदर इंडिया साथ में इन्वॉल्व होता था। तो ये जैसे रूट ये दिखाया गया है आपका, ये उसका सिल्क रूट के बारे में इस तरीके से जाते थे लोग। टेक्सटाइल कैरिड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, यानी ये ऊपर आपका इंडिया के ऊपर का पार्ट पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। जब पहले तो इंडिया का पार्ट था, फिर आगे आपका सऊदी अरब, इराक, ईरान, इस तरीके से होते हुए ये आपके आगे
जाते थे। तो ये आपका क्या था कि स्टार्टिंग में जब तक मशीन्स का यूज नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर, तो सिल्क और गुड है उस कॉटन है उनकी, इंडिया की चीज़ों की, इनकी सिल्क और कॉटन जो इंडिया का था उसका इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी। कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंट्रीज। कोर्सर होता है थोड़ा मोटे आपका कॉटन होता है जो, बट द फाइनर वेराइटीज ऑफन केम फ्रॉम इंडिया, यानी जो बढ़िया क्वालिटी का कॉटन था वो कहाँ से आता था, वो इंडिया से आता था। वेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरिड ऑन कैमल बैक वाया द नॉर्थ वेस्ट, यानी बेल होता है गांठ बनाना, इनकी गांठ बनती है रुई की, आपकी जो कॉटन होती है ना उसकी रुई जो बनती है उससे गांठ बनती है, उसको क्या करते थे कैमल के ऊपर रख कर, जैसे इसमें दिखाया गया है, उसको रख कर वो ले जाते थे। थ्रू माउंटेन पासिज एंड अक्रॉस डेजर्ट्स, वो क्या करते थे, बीच में माउंटेन एरिया आता था उसको क्रॉस करके, जैसे आपका हिमालयन माउंटेन हो गया, फिर उसके बाद में डेजर्ट एरिया आ जाता था आगे, उसको क्रॉस करके। ए वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट सूरत वॉन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड रेड सी पोर्ट, मसूलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन द बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। अब इसके बाद में क्या था कि जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, यहाँ पे सूरत है, ठीक है, गुजरात के अंदर, तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, यहाँ पे मान लो यूरोप है तो इस एरिया के अंदर इस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता था। दूसरा यहाँ पे आपका साउथ में बताया गया यहाँ से, और तीसरा आपका बताया गया है इस एरिया के अंदर कोलकाता जो है, तो वहाँ से क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था हमारे देश के अंदर। सूरत पोर्ट थी वो मेन पोर्ट थी स्टार्टिंग के अंदर हमारे देश के अंदर, जहाँ से कॉटन और इन चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता था। आगे वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, और इसके अंदर जो व्यापार जो होता था, इसका ट्रेड होता था, इसमें कौन होते थे, जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो इसमें इन्वॉल्व होते थे, इंडियन मर्चेंट्स थे वो इन्वॉल्व थे, और बैंकर्स जो उस टाइम आपस में जो एक्सचेंज करते थे, व्यापार करते थे, उनको बैंकर बोला गया। इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड वो इसमें शामिल थे। फाइनेंशिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर, यानी मर्चेंट और बैंकर्स का काम क्या होता था, फाइनेंसिंग करना, पैसे का आपस में एक्सचेंज करना, प्रोडक्शन करना, और कैरिंग गुड्स वस्तुओं को ले जाना, और किसको देना, एक्सपोर्ट करना उनको। बाय द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स वॉज ब्रेकिंग डाउन, यानी 1750 तक क्या था, इसको इंडियन मर्चेंट्स करते थे। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हमारे देश पे बढ़ता गया, तो ये किसके अंडर में आ गया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट एंड द राइज ऑफ न्यू वन, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हमारा पूरा एरिया आने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड पोर्ट थी उनको चेंज करके नई पोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ से वो एक्सपोर्ट आसानी से कर सकें। द यूरोपियन कंपनीज ग्रेजुअली गेन पावर, यानी यूरोपियन कंपनीज में जैसे आपका ब्रिटिश पावर हो गई, डच हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सारे के सारे क्या थे, हमारे देश में पोर्टुगीज थे, ये हमारे देश में अलग अलग एरिया में रूल कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने अलग अलग पोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। दिस रिजल्टेड इन ए डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली थ्रू विच लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड। अब धीरे धीरे इसके कारण इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारी पुरानी ओल्ड पोर्ट थी, एक तो सूरत, एक हुगली, हुगली कोलकाता के अंदर यहाँ पे, कोलकाता के पास ही हुगली रिवर है, उसके ऊपर एक पोर्ट है, हुगली पोर्ट उसको बोला गया। तो ये धीरे धीरे इनका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई, ये खत्म हो गई। इनकी जगह पे क्या हुआ, थ्रू विच लोकल मर्चेंट हैड ऑपरेटेड, वहाँ से क्या करते थे, सिर्फ लोकल मर्चेंट ऑपरेट करते थे। Export from these ports fell dramatically. The credit that had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, डच थे, फ्रेंच आए थे या पोर्टुगीज थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको डिस्करेज कर दिया और अपनी जो मोनोपोली वो करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट हो रहा था इन पोर्ट से वो ड्रामेटिकली क्या हो गया, बिल्कुल फॉल डाउन हो गया। और इसके कारण क्या हुआ कि जो मर्चेंट्स व्यापारी लोग थे, जो उनका क्या हो गया, वो बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसे की कमी आ गई और वो लोकल मार्केट तक लिमिट में रह गई। वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, सूरत और हुगली बिल्कुल खत्म हो गए और उनकी जगह पे नए कौन से बन गए, बॉम्बे एंड कैलकाटा। यानी सूरत और हुगली की जगह किसने ले ली, बॉम्बे और कैलकाटा ने ले ली। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू न्यू वन वॉज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। और ये शिफ्ट जो ओल्ड पोर्ट से न्यू पोर्ट हुआ, ये किसको दिखा रहा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट का, कॉलोनियल पावर हमारे इंडिया के अंदर बढ़ गई, उसको दिखा रहा था। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन कंपनीज एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स। अब जो ट्रेड हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, वो यूरोपियन कंपनीज के थ्रू हो रहा था। और कहाँ ले जाया जा रहा था, यूरोपियन शिप्स के थ्रू वहाँ से ले जाया जा रहा था। तो दिस वॉज द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स। So today we have discussed about this, up to this, about the Indian colonies. You will read it and try to understand. If you have any doubt, we will discuss it. Thank you. Have a nice